हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम बायोमोलिक्यूल्स कर रहे थे। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमने लगभग अपने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम अभी पॉलीसेकेराइड वगैरह देख चुके थे, लिपिड के बारे में देख लिए थे, उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखा था। और थोड़ा सा याद करो, हमने प्रोटीन भी स्टार्ट कर दिया था, बट प्रोटीन का स्ट्रक्चर वाला पार्ट और फिर वहाँ से कंटिन्यू करना था, ये याद है। और प्रोटीन के स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे आने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइंड कराना चाहूँगा। प्रोटीन का कुछ बेसिक चीज़ें बताया था, याद है क्या? कि प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है, चेन ऑफ अमीनो एसिड। और क्या ध्यान रखने को बोला था? हेट्रोपॉलीमर चेन ऑफ अमीनो एसिड, है ना। मतलब वो जो चेन आपकी थी अमीनो एसिड की, उसमें जितने भी अमीनो एसिड थे वो सब डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड थे, और उससे वो चेन बनी थी। उसको क्या बोलते थे? हम बोलते थे प्रोटीन। आज हमें उन्हीं प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो टॉपिक अपना क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे हम थे। एक बार हेडिंग भी डाल लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताने से पहले वो चाहो तो पॉइंट लिख लो कि प्रोटीन क्या था। हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड यही था। और अमीनो एसिड का भी तो बताया था ना, स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनता था। उसी के बेस पे आज हमें देखना है कि कैसे ये पूरा चेन बनाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना। याद है क्या स्ट्रक्चर जब हम बना रहे थे? कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाले कार्बन पे हमें अमीनो ग्रुप जोड़ना था, वही तो बनता था अमीनो एसिड। क्या कुछ याददाश्त आपकी है ताज़ा? ये मैंने लिया था क्या? एसिड। इसके बगल वाले कार्बन पे मुझे क्या जोड़ना था? अमीनो ग्रुप। बस उसी को थोड़ा सा क्या ऊपर नीचे कर लेते हैं। आ जाओ, यहाँ पे मान लो मैंने क्या कर दिया, कोई भी यहाँ पे आपका एक R ग्रुप था, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने क्या रखा था? NH2। और क्या बचा? एक हाइड्रोजन। तो चाहो तो नीचे लिख दो, या तो इसके साथ ही में लिख दो CH, ठीक है। तो ये क्या था? आपका अमीनो एसिड था। ये कोई आपका एक अमीनो एसिड था, ठीक है। बगल एक और बना लो इसी जैसा, बना लेते हैं, क्योंकि हेट्रोपॉलीमर बना रहे हैं ना अमीनो एसिड का अलग, मतलब अमीनो एसिड का अभी चेन बना रहे हैं, ठीक है। एक ही लेके बता रहा हूँ ताकि R को आप चेंज करते जाओगे तो अलग अलग अमीनो एसिड बनेंगे। ये तो बेसिक पता है ना, खाली R को चेंज करते जाओ, अलग अलग बनते जाएंगे, ठीक। तो अभी खाली चेन का बता रहा हूँ कि कैसे चेन बनता है। ये लिया COH, और मैंने क्या लिया? ये बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसको CH ही ले लो ताकि स्ट्रक्चर बनाने में आसान रहे। और क्या था? NH2। NH2 को मैं कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, है ना। और ये रहा R। यहाँ पे देखो होता क्या है, जब ये 2 अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से निकल जाता है वाटर, ये H2O यहाँ से रिमूव हो जाता है। और जब ये H2O रिमूव होता है, H2O रिमूव होने के बाद यहाँ पर बॉन्ड बन जाती है। तो ऐसे में कर दो तो ध्यान रहेगा कि यहाँ पे कोई बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। H2O रिमूव होगा। ऐसे आप आगे आगे करते चले जाओगे तो ये बनता चला जाएगा। वापस से ले लो COOH, CH, यहाँ पे आपने ले लिया NH2, ऊपर आपने ले लिया R जो कि अल्काइल ग्रुप है आपका। वापस से यहाँ से वाटर निकाल दो। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है अपने को? ये जो आपका बीच में ये बॉन्ड बन रहा है ना इनका, यही बॉन्ड क्या होता है पता है? ये पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड। जब भी आप प्रोटीन बना रहे हो और प्रोटीन को जब आप अमीनो एसिड को जोड़ रहे हो और पानी रिलीज हो रहा है, तो जो बॉन्ड बन रहा है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो इसको अगर आप इस तरीके से देखना चाहो तो ये क्या ऐसा ही नहीं है? ये बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये बीच बीच में आपके क्या है? ये अमीनो एसिड है। और ये बीच का बॉन्ड क्या है? ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये पेप्टाइड बॉन्ड है। इसी से तो जुड़े होते हैं आपके ढेर सारे अमीनो एसिड, यही तो था। तो ये जो हमने देखा, ये आपका क्या था? प्राइमरी स्ट्रक्चर था। प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये आपका क्या था? प्राइमरी स्ट्रक्चर था। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर था। और पता है ये भी बोला जाता है, ये जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का,
यही डिसाइड करता है, मतलब ये फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फंक्शन ज़रा सा मैं समझाता हूँ फंक्शन क्या होता है। जैसे ये प्रोटीन है, मतलब अमीनो एसिड की चेन है, और हमें भी पता है इसमें अलग अलग अमीनो एसिड है, मतलब कोई सीक्वेंस में लगे होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD के 26 लेटर होते हैं, ये तो पता है ना। और क्या अमीनो एसिड हमें पता है कि अमीनो एसिड टोटल हमें पता है 20 होते हैं, जिसमें से हमारी 10 एसेंशियल होते थे और 10 नॉन एसेंशियल। इन्हीं 20 अमीनो एसिड को इधर उधर रीअरेंज करके हमें अलग अलग प्रोटीन बनानी है। मतलब ऐसे ही समझो, जब आप अल्फ़ाबेट को उल्टा सीधा करते थे तो ढेर सारे अलग अलग नाम बन जाते थे, और उस अलग अलग नाम से अलग अलग इंसान का नेचर होता था कुछ कुछ। ऐसे ही समझो कि जब आप अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड के किसी भी लेटर को आप सीक्वेंस में ले रहे हो और अलग अलग सीक्वेंस मतलब नया नया क्रिएट करते जा रहे हो, तो अलग अलग उनके फंक्शन भी बनते थे। थोड़ा सा समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा था। देखो, मैं जस्ट यही कह रहा हूँ कि मान लो आपका कोई सीक्वेंस था, ये कोई एग्जाम्पल ही ले लो ना, कोई सीक्वेंस था, मान लो ये मैंने क्या ले लिया, कोई लड़के का इधर मैंने नाम ले लिया, मान लो, चलो कोई भी ले लेते हैं, रमेश ले लेते हैं, ठीक है। ESH रमेश ले लो, या फिर ये दोनों रिलेट कर जाएगा। एक और ले लो, रुक जाओ। एक होता है ना छोटा मोटा कोई नाम ले लो जिससे लड़की का भी नाम कुछ कुछ मैच हो। जैसे आप ले लो, हाँ, श्याम ले लो, SHYAM। मान लो ये नाम का एक क्या बना आपका, कोई आपकी पॉलीपेप्टाइड ये बन रही है, मतलब कोई एक प्रोटीन बनी श्याम नाम की, जो कि एक लड़के को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इसका कोई बिहेवियर अलग सा होगा। और दूसरी प्रोटीन ले लो, अल्फ़ाबेट तो आपके वही सब है ना, उसी 26 में से। ये अल्फ़ाबेट बता रहा हूँ, आप अमीनो एसिड इसको समझते रहना, ठीक है, कि अलग अलग अमीनो एसिड जोड़ोगे तो नए नए कुछ कुछ फंक्शन होंगे। यहाँ पे मान लो आपने क्या ले लिया, SHYAMA, तो ये क्या बन गया, श्यामा, जो कि क्या बना, मान लो ये फीमेल है, इसका बिहेवियर कुछ और होगा, इसका बिहेवियर कुछ और होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और, इसके कुछ और। मतलब आपने किया क्या, आपने ये नाम का सीक्वेंस चेंज किया था ना। तो जब भी आप सीक्वेंस कोई चेंज कर रहे होते हो तो होता क्या, उससे फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो यहीं पे एक चीज़ मैं लिख सकता हूँ कि चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिसाइड्स फंक्शंस। वो भी कैसे कैसे फंक्शन हो सकते हैं, कैसे कैसे फंक्शन हो सकते हैं। हो सकता है ये जो आपकी चेन अलग अलग बन रही है, हो सकता है ये आपकी पॉलीपेप्टाइड जो बन रही है, ये जो आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस बन रहा है, ये जो अलग अलग बन रहा है, ये कुछ अलग अलग फॉर्म कर सकता है। मान लो चाहे वो हार्मोन का रोल प्ले कर सकता है, सुना है ना हार्मोन, प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं, तो हो सकता है वो प्रोटीन हार्मोन की तरह बिहेव करे। हो सकता है वो प्रोटीन एज अ कैरियर प्रोटीन की तरह बिहेव करे। कैरियर प्रोटीन पता है ना, किसी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट वगैरह कराने के लिए। या फिर हो सकता है कोई आपका प्रोटीन एंजाइम की तरह बिहेव करे, ठीक है, एंजाइम की तरह बिहेव कर सकता है। हो सकता है कोई प्रोटीन आपका ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करे, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की तरह। जैसे आपके में एक टेबल भी दी हुई है, उसमें देखना ट्रांसपोर्ट में लिखा है ग्लूटफोर, जो ग्लूकोज को अंदर आने के लिए एंट्री देता है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो कि आपके ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आप बदलते जाओगे तो उसके अलग अलग नेचर बनते जाएंगे। किसके, प्रोटीन के। हो सकता है वही प्रोटीन हार्मोन का रोल प्ले कर रहा हो बॉडी में। हो सकता है वो प्रोटीन सीक्वेंस बदल गया तो वो कैरियर प्रोटीन की तरह काम कर रहा है। हो सकता है वो प्रोटीन का सीक्वेंस बदला और वो एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो कि ओवरऑल ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या करता है, यही डिसाइड करता है कि आपका प्रोटीन क्या परफॉर्म करने वाला है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिसाइड्स फंक्शन। ठीक है, वो उसका फंक्शन डिसाइड करेगा कि ये कौन सा काम करने वाला है। हार्मोन हो सकता है, कैरियर हो सकता है, एंजाइम, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल,
बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकता है। वो टेबल भी एक बार देख लेना, उसमें लिखा भी हुआ है क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एक बार नोट डाउन कर लो। इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एक बार। चलें आगे, चलो। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया है ना। थोड़ा सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे भी चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे भी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनका कैसा होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होगा प्रोटीन का। ये वो जो आपकी सिंगल वाली चेन थी ना, उसी का क्या है, गोल गोल जैसे होता है ना, कोई रस्सी ली आपने, उसको ऐसे गोल गोल घुमा दिया, मतलब ऐसे लगता है हेलिक्स के फॉर्म में हो गया है, ऐसे राउंड राउंड सा। तो उस फॉर्म में जब इसको हम फोल्ड करते हैं तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। बट ये ध्यान रखना, इनका ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर ये परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करता हमेशा। तो ये उसी चेन का क्या है, आपका हेलिकल फॉर्म में है, जिसको आप बोल रहे हो हेलिक्स। अब इसमें आपकी प्रोटीन्स कहाँ पर होंगी, प्रोटीन्स कह रहा हूँ, अमीनो एसिड कहाँ होंगे। जैसे आपने उस लाइन पर बनाए थे वैसे यहाँ कहीं बना लो, हो सकता है यहाँ पर हो कहीं, हो सकता है यहाँ पर कहीं हो, ऐसे अलग अलग जगह होगा आपका अमीनो एसिड, हो सकता है ना। और हमें भी पता है अमीनो एसिड का जब आप फॉर्मूला देखते हो तो उसमें नाइट्रोजन ग्रुप भी था, और जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो तो उसमें ये CO वाला ग्रुप भी तो था ना। तो कुछ इन्हीं तरह से आप समझ लो कि यहाँ पर कोई इनका नाइट्रोजन ग्रुप था, मान लो इनका यहाँ पे कोई था नाइट्रोजन ग्रुप था, और यहाँ पे मान लो कोई इनका डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप था, ऐसे कहीं ना कहीं थे। तो इनके बीच में आपको भी पता है, जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हो केमिस्ट्री में तो उसमें भी ये बताया जाता है ना, फोन मतलब ये FON, जिनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे भी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ON, मतलब इनमें से कोई आया। तो ये जो आपका जो हो रहा था ये क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। जब मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो इनके ये वाले एटम्स अगर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिए तो हो क्या गया, समझ लो किसी ने चुंबक की तरह चिपका दिया। अब ये स्ट्रक्चर ऐसे बना रहेगा इस फॉर्म में कुछ समय के लिए, या जब तक इनकी नीड होती है। तो ये हुआ क्या कि आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये बना का बना रह गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाला जो केस है आपका, इसको आप बोलते हो अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है ये, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। और आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये जो था ना, ये दो फॉर्म में होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स हमने देख लिया कैसा होता है, बीटा प्लीटेड देखो कैसे होता है। वो समझ लो आप कि ऐसे आपका चेन ऑफ अमीनो एसिड था, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बट मान लो दूसरा ये कैसे बनता है वो पहले देखो। एक तो हेलिकल फॉर्म में हो सकता है, या तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है कि आपका एक चेन थी और दूसरी चेन इसके पास थी, ठीक है। इन दोनों चेन के बीच में भी ये क्या कर सकता है, ये कुछ ऐसा कर सकता है, हो सकता है किसी का नाइट्रोजन वाला हो और किसी का डबल बॉन्ड O हो, किसी का नाइट्रोजन हो किसी का डबल बॉन्ड O हो। ये क्या कर लेंगे आपस में, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसकी वजह से ये जो प्लेट लाइक जो शीट बन रही है, इसी को वो क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं इसको, बीटा प्लीटेड शीट भी कह सकते हो। ये इनका बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मैं आपका टर्शरी भी यहीं पे ऐड थोड़ा सा कर देता हूँ, देखना ध्यान से। तीसरा क्या है आपका, टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर ये क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, हम तीसरा जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा। बिल्कुल ऐसे ही समझ लो जैसे ऊन का गोला होता है, ठीक है, ऊन का गोला समझ लो, उसमें ढेर सारे धागे टाइप पे होते हैं, बस ऐसे ही समझो ये जो धागा था ये ऐसे ऊन के गोले में बदल गया है, जिसको आप वुलन बॉल भी कह रहे हो, ठीक है।
अब ये ऊन का गोला होता कैसा है, पूरा एकदम गोल स्ट्रक्चर है, समझ लो ऐसे ही है ऊन का गोला। इसमें जो बीच बीच में कुछ ऐसे गैप्स आपको दिखेंगे, ऐसे बीच बीच में ऐसे कुछ गैप्स दिखेंगे। एक्चुअल में यहाँ बना पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट आप थोड़ा इमेजिन करना कि वो ऊन का गोला समझो ऐसे, और बीच बीच में इधर बीच बीच में गैप प्रेजेंट है। उस गैप को आप पॉकेट बोल सकते हो, क्रीवाइसेस बोल सकते हो। अभी उसका रोल बताता हूँ क्या होता है। पहले इसका 3 डिग्री स्ट्रक्चर समझते हैं कैसा था। ये आपका कुछ ऐसा ही समझो, ढेर सारा इनका ऐसे हेलिकल फॉर्म में, ये समझ लो कुछ ऐसे था। एक्चुअल में ऊन का गोला तो होता है, बस इसको समझाने के लिए कुछ ऐसा बनाया, ठीक है। देखना, जैसे यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही थी, यहाँ पर जान रहे हो बॉन्डिंग कैसी थी। जैसे आप अमीनो एसिड अलग अलग चेंज करते हो ना, उसमें से हो सकता है कोई अमीनो एसिड हो जो सल्फर कंटेनिंग हो, जिसमें सल्फर होता है। और ये सल्फर भी क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं सल्फर के। जैसे आप आर ग्रुप देखे थे ना जब आप अमीनो एसिड देख रहे थे, तो याद है कि नहीं, ये था आपका CH, ये आपका NH2 था। इसी को तो मैं बोल रहा था, आर को बदलते जाओ, अलग अलग अमीनो एसिड बदलेगा। मान लो यहाँ पे सल्फर ग्रुप वाला कोई था, ठीक है। सल्फर ग्रुप वाला आपने जो चेंज किया यहाँ पे, इसके वजह से हुआ क्या, सल्फर के बीच बॉन्डिंग हो गई। इसको हम बोल रहे हैं सल्फाइड ब्रिज कह लो, या सल्फाइड बॉन्डिंग कह लो। सल्फर बॉन्डिंग कह रहा हूँ। अब इस सल्फर बॉन्डिंग के वजह से हुआ क्या, प्रोटीन का ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया कि अब ये गोल ही है, अब ये टूटने तो वाली नहीं है। इसको थोड़ा सा, इसका मैं दूसरे तरीके का अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, ऊन के गोले जैसा अगर बनाने की कोशिश करूँ, तो समझ लो इसमें जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे इसमें पॉकेट्स मान लो बन रही होती हैं। ये समझ लो कुछ आपकी मैंने इसमें पॉकेट्स ऐसे बस दिखा दिए। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ कि एकदम सेम टू सेम ऐसे होता है, अलग अलग शेप की पॉकेट बन सकती है, ठीक है। मान लो ये ऐसे ऊन के गोले जैसा स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये जो आपके बीच बीच में ऐसे पॉकेट्स बने, इनको आप बोलते हो क्रीवाइसेस, या फिर आप इसी को कह लो पॉकेट्स, या फिर इसी का एक और नाम होता है जिसको आप बोलते हो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। आगे जब हम पढ़ेंगे ना एंजाइम्स वाला, तो वहाँ पे बताऊंगा होता क्या है ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। बता देता हूँ यहीं पर ही, वहाँ पर इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि फंक्शन कैसे कर रहा होता है। समझ लो कोई आपका सबस्ट्रेट था जिसका शेप कुछ इसकी तरह मैच कर रहा था। सबस्ट्रेट होता क्या है, ये तो आपने बता दिया, क्रीवाइसेस, पॉकेट, ये सब तो समझ आता है। सबस्ट्रेट क्या होता है ये आप आगे पढ़ोगे भी, बट यहाँ पे भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। सबस्ट्रेट क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर ये प्रोटीन मान लो किस में बदल गई, किसी एंजाइम में बदल गई। अब एंजाइम का काम क्या होता है, किसी के स्ट्रक्चर को चेंज करना या ब्रेक डाउन करना। जब आप डाइजेशन वगैरह पढ़ते हो वहाँ पे रहता है ना कि फैट को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज एंजाइम आया, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने वाला सुक्रेज एंजाइम आया। तो मान लो कोई ये क्या है, एंजाइम है, ठीक है। तो ये एंजाइम मान लो क्या है, लाइपेज है, जो क्या करेगा, तेल को या फैट को क्या करेगा, डाइजेस्ट करता है। तो उसके लिए लिपिड क्या होगा, ये सबस्ट्रेट होगा उसके लिए। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, एग्जाम्पल में आप फैट वाला कोई मॉलिक्यूल ले सकते हो, या फिर आप कह रहे हो सुक्रोज ले लो, कोई भी एटसेट्रा, कोई भी ले सकते हो। वो सब क्या है, सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एंजाइम काम करेगा, ठीक है। ये तो एंजाइम है जिसके ऊपर काम करेगा, उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। और उसका कैसा होगा साइज, एकदम वो एंजाइम के बिहेवियर को मतलब मैच करेगा, मतलब जिसका बाइंडिंग साइट सेम टू सेम होगा, ठीक है। ये एंजाइम के टॉपिक में इसका प्रॉपर फंक्शन भी समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो क्या यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ टर्शरी स्ट्रक्चर में, कि टर्शरी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग ऑफ प्रोटीन या एंजाइम कह लो, या एंजाइम। तभी तो एंजाइम में आप पढ़ोगे भी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है।
क्योंकि प्रोटीन में ही तो आपने उसका सीक्वेंस चेंज किया था, तो वो कभी एंजाइम बन जाता था, कभी हार्मोन का रोल प्ले करता था। ओवरऑल है क्या, ये सब प्रोटीन नेचर के थे, ठीक है। तो ये आपका क्या था, आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर था। ये एक बार देख लो, फिर आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर इसमें देखते हैं। उसका ये अमीनो एसिड के वजह से जो प्रोटीन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, आप नोट डाउन कर लो एक बार। चले थोड़ा आगे चलते हैं, आ जाओ। तीन स्ट्रक्चर तो इनके हमने देखे। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर पता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हमारे हीमोग्लोबिन में भी एक्सिस्ट करता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी पता है ना, रेड ब्लड सेल, हमारे ब्लड की सेल है, उसके अंदर जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसका वो प्रोटीन नेचर का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपका मतलब क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको अभी आप पढ़ने जा रहे हो। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कह लो, 4 डिग्री स्ट्रक्चर कह लो, जो आपका मन कहे, ठीक है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ये कैसा होगा, ये वही जो अभी आपने बनाया था उनके गोले, ऐसे 4 सब यूनिट से बनता है। ये 4 सब यूनिट्स होते हैं, 4 सब यूनिट्स होते हैं इनमें, कुछ ऐसे समझ लो। ये ऐसे मैंने ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एक बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है। और ये भी आपस में कैसे चिपके होते हैं, जैसे अभी बताया था वहाँ सल्फर सल्फर, यहाँ पर भी डाई सल्फाइड, ऐसे ब्रिज कह सकते हो, या डाई सल्फाइड की बॉन्डिंग होती है, सल्फाइड सल्फाइड की, ठीक है, ये समझ जाओगे ना, डाई सल्फाइड की बॉन्डिंग। पता है ये बॉन्डिंग आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी देखने को मिलेगी, जब आप हैवी चेन लाइट चेन पढ़ते हो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में। कुछ कुछ याद है, जिन्होंने पता होगा कुछ लोग को तो बता देता हूँ, नहीं तो वो वहाँ पर भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ऐसे होता था, एक हैवी चेन होती थी, एक लाइट चेन होती थी, एक हैवी चेन और एक ऐसे लाइट चेन होती थी, और इनके बीच में भी वहाँ पर क्या था, ऐसे डाई सल्फाइड का ब्रिज था, जो इन दोनों को आपस में जोड़ के रखता था। ये यहाँ पर भी प्रेजेंट था, ठीक है, ये यहाँ पर भी, ऐसे समझ लो डाई सल्फाइड, ये वहाँ पर, कहाँ पर, एंटीबॉडी में। एंटीबॉडी का जब स्ट्रक्चर वहाँ पढ़ते हो तो वहाँ देखोगे। अभी मेनली क्या ध्यान रखना है, ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो जिन्हें पता है लिंक करा दिया, देख लेना अगर वहाँ पे दिखे तो, ये डाई सल्फाइड वाला। तो ये वही स्ट्रक्चर है क्या, 4 सब यूनिट्स, ठीक है। हमारे हीमोग्लोबिन में लिखा है, ये पॉइंट लिखा है मतलब एनसीईआरटी में, कि ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो होता है, ह्यूमन हीमोग्लोबिन, ह्यूमन हीमोग्लोबिन क्या है, वही हमारे रेड ब्लड सेल का पिगमेंट जो उसको लाल कलर प्रोवाइड कर रहा है। ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 4 सब यूनिट्स, और इसको हम ग्लोबुलर प्रोटीन भी बोलते हैं। और उन 4 सब यूनिट्स में से 2 आपके होते हैं अल्फा सब यूनिट्स, 2 आपके होते हैं बीटा सब यूनिट्स, 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट्स ऐसे होते हैं इनके। ये इनका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये हमने इनका क्या देख लिया, स्ट्रक्चर वाला पार्ट पूरा कवर कर लिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड का देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड की और भी ज़्यादा डिटेल पता है, आप वहाँ पे भी पढ़ोगे जब आप क्लास 12th का चैप्टर पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस, वहाँ पे भी डीएनए आरएनए के बारे में स्ट्रक्चर सब कुछ बताया है। यहाँ पर भी जो नीड है उतना मैं करा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लगभग यहाँ पे भी मैं समझा दूंगा, वहाँ दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ अभी न्यूक्लिक एसिड देखते हैं, आप नोट डाउन करना हो तो कर लो एक बार। चलें स्टार्ट करें। इसके आगे हमें क्या देखना था, न्यूक्लिक एसिड देखना है। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, जैसे प्रोटीन चेन की तरह था, उसी तरह न्यूक्लिक एसिड भी तो कुछ कुछ चेन की तरह था। अभी देखते हैं, बात करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं जिसको हम। देखो अभी हम देख रहे हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में लगभग हमें पता है दो लोग कौन आते हैं, डीएनए और आरएनए की बात कर रहे होंगे, यही हमें पता है, ये तो हम जान रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में अभी एक एक करके समझते हैं क्या क्या है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में मेनली हम क्या जान रहे हैं, सबसे पहली चीज़ कि ये क्या है, एक चेन है, वो भी कौन से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। पॉली का मतलब समझ आता है, मतलब ढेर सारे। चेन का भी मतलब समझ आता है, एक सीधी लाइन। न्यूक्लियोटाइड का मतलब अगर नहीं पता है तो ज़रा हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। देखें किस चीज़ का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड मेड ऑफ, किन चीज़ों का न्यूक्लियोटाइड बना होता है एक्चुअल में, वो ज़रा देख लेते हैं किन किन चीज़ों से। इनमें सबसे पहली तो नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजिनस बेस कह लो या फिर आप कह लो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रो CYCLIC साइक्लिक कंपाउंड। चाहे आप नाइट्रोजिनस बेस कह लो चाहे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कह लो, एक ही बात है। और दूसरी चीज़ इसमें होती है पेंटोस शुगर। याद है पेंटोस शुगर बताया था, याद है पहले लेक्चर में ही शायद बताया था, है ना। पेंटोस शुगर क्या होती है, अगर आप राइबोज और इसकी बात कर रहे हो, मतलब अगर आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हो तो पेंटोस शुगर मैंने क्या बताई थी, 5 कार्बन की शुगर, जिसमें कौन कौन से एग्जाम्पल थे। एक तो आपका ये राइबोज वाला था, राइबोज में आपने क्या देखा था, 2 देखा था, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, जो 5 कार्बन के थे। 6 कार्बन में ग्लूकोज वगैरह देखा था। तो ये वही शुगर है, कौन, पेंटोस शुगर। अभी देखते हैं इसमें। और फिर इस चीज में क्या होता है, एक इसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। मेनली आपका एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है, इन तीनों चीज से मिलकर बना होता है एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एक एक करके ब्रेक करके समझें। देखो पेंटोस शुगर आपने पढ़ा था, इसका थोड़ा बता देता हूँ, इसका डायग्राम वगैरह अगले में बना दूंगा, यहाँ का आ जाएगा इसी में, ठीक है। पेंटोस शुगर आपको पता था डीएनए या आरएनए यही बनाते थे, ठीक है। उसका शुगर देखो, जब आप इसको रोटेट करते हो, 6 कार्बन था, 2 3 4 5, मतलब 5 कार्बन था, राइबोज बना रहे हो तो ये लास्ट वाला क्या था, CH2OH था, यही था। और यहाँ पर सारे OH एक साइड पर ही लगे होते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, इस 5वें कार्बन से इसको कनेक्ट करना है, ये चीज़ बताया था वहाँ पर भी। तब आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता था, याद है। तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके से बनेगा, देखो क्या वो कुछ कुछ ऐसा बनता दिखेगा 5 कार्बन में, ठीक है। अब मैं अगर इसकी नंबरिंग करने भी जाऊँ, मैं सिर्फ OH लिख रहा हूँ, ठीक है, H वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, फालतू कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है। OH नीचे होगा, OH नीचे होगा, OH नीचे होगा, यहाँ पर OH, CH2OH ऊपर था, CH2OH। ये क्या था आपका, ये राइबोज था, ठीक है। और पोजीशन इनकी क्या है, ये आपका 1 2 3 देख लेना यहाँ पे। ये आपका नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 कार्बन है, ये नंबर 5 कार्बन है। 5 कार्बन था। अगर मैं दूसरे नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दूं, 2 नंबर से ऑक्सीजन रिमूव कर दूं, 2 नंबर से ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं, तो क्या बनेगा मेरे पास, मेरे पास क्या बन के आएगा, मेरे पास जो ये बन के आएगा, दूसरे नंबर पे यही था, यहाँ पे तो अब हाइड्रोजन बचा, और यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे सेम वही CH2OH। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर था ये है राइबोज शुगर, और ये है आपका 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। 2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सेकंड पोजीशन से हटा दिया है ना मैंने, ठीक है। अच्छा एक बात बताना मेरे को ज़रा,
इन स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ऐसे लेटा के रख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है आपका, ऐसे शुगर है, ठीक है। अब इसको समझाने की सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके तो लिख सकता हूँ ना, जैसे है तो ये कब तक ख़राब नहीं होगा, जब तक इसको तोड़ूंगा नहीं। तो है तो ये ऐसा ही, चाहे इसको ऐसे कर दूं, चाहे जैसे टेढ़ा मेढ़ा कर सकता हूँ, क्योंकि अभी आपको समझाना है कि पॉलीपेप्टाइड वाली चेन बनती कैसे। तो थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके लिख सकता हूँ। देखो कुछ कैसे बनाना है इसको, क्या मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ, ये वाला पार्ट है, इसको आप ऐसे करके ऐसे करना है आपको। देखो ये आप समझ लो CH2OH वाले पार्ट को मैंने इधर रखा और ये मैंने बनाया कुछ ऐसे, ये रहा वही आपका साइक्लिक कंपाउंड। थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ दिख जाए। ये ऐसा था, जो कौन सा था, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये रहा तीसरा OH, दूसरा OH और इधर पहला OH, यही सब था। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को लेके अभी हम समझेंगे। तो इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, बात तो एक ही है, बस थोड़ा सा इसको ऐसे लेटा दिया है और तो कुछ किया नहीं। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, दुनिया जहान को पता है, H3PO4 कैसा होता है, P डबल बॉन्ड OH OH OH, इसकी भी मदद लेंगे, ठीक है, जिसको आप फॉस्फोरिक एसिड कह रहे हो, ये भी मिलाएंगे। नाइट्रोजिनस बेस देखना है। नाइट्रोजिनस बेस आपके दो तरीके में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक होते हैं आपके प्यूरिन, एक होते हैं आपके प्यूरिन, एक होते हैं प्रिमिडीन। प्यूरिन प्रिमिडीन के स्ट्रक्चर एग्जैक्ट नहीं याद होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग नहीं याद होगी, चल जाएगा काम, जब ज़रूरत होगी मैं बता दूंगा। बस ये ध्यान रखना कि प्यूरिन प्रिमिडीन के अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, पहचानना कैसे कि कौन सा एडेनिन है कौन सा ग्वानिन है, ये सब पहचानना कैसे, बस वो ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर बनाने को आपसे नहीं पूछेगा। तो देखो प्यूरिन में आपके आते हैं एडेनिन, ग्वानिन, प्रिमिडीन में आते हैं साइटोसिन, थाइमीन और एक आता है यूरेसिल, ठीक है। ये आपके क्या है, प्रिमिडीन्स हैं। पर ध्यान रखना ये चीज़, ये थाइमीन मतलब साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, ये तो सब प्रेजेंट होते हैं दो के दोनों में, आरएनए डीएनए में, दोनों में। थाइमीन और यूरेसिल की अगर बात करूं तो थाइमीन आपका डीएनए में होगा, आरएनए में नहीं होता, और यूरेसिल आपका आरएनए में होता है और डीएनए में नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी इन सब के एक बार छोटे छोटे स्ट्रक्चर एक बार बना के देख लेते हैं, देन आगे समझाता हूँ कि कैसे चेन बनती थी वो आपकी डीएनए की। याद है ना डीएनए कुछ डबल हेलिक्स वाला, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अभी आगे बनाएंगे। पहले एक बार चाहो ये नोट डाउन कर लो, देन आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर एक बार बता देता हूँ। चलें, देखो साथ ही साथ बना लो, बढ़िया है। देखो एक आपने देखा था क्या, प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में क्या था, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, और ये आपकी डबल साइक्लिक रिंग होती है, 2 रिंग्स वाले होते हैं, ये 2 रिंग्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं, देखना। और ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक पता है ना। होमोसाइक्लिक मतलब होता है जिसमें
एक ही तरह के एलिमेंट सब जगह हो, कार्बन 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 कार्बन, ये सब क्या है, होमोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक में मतलब बीच बीच में कहीं गड़बड़ हो, मान लो नाइट्रोजन डाल दिया, यहाँ कहीं नाइट्रोजन डाल दिया, मतलब इसी साइकिल को आपने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, हेट्रोसाइक्लिक। तो ये आपका कैसा हो जाता था, हेट्रोसाइक्लिक, और ये था होमोसाइक्लिक। ये तो पता होगा ना केमिस्ट्री में, इतना ध्यान है ना। एडनिन अभी देख रहे हैं, 2 साइकिल की रिंग है, मतलब 2 रिंग वाले हैं अपने पास, ठीक है, 2 रिंग वाले। एक है 6 कार्बन की रिंग, 6 कार्बन नहीं 6 कॉर्नर की रिंग, और दूसरी है 5 कॉर्नर की रिंग। देखो ज़रा, एडनिन को बनाना याद कर लो, ग्वानिन याद हो जाएगा। ऐसे बनाना है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ नाइट्रोजन ऐड कर दो, फिर एक गैप रख के नाइट्रोजन यहाँ ऐड कर दो, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट कर दो। ये एक कंप्लीट हुआ। अब इसके बगल 5 वाली रिंग बनानी है, और इसके टकले पर यहाँ पर एक नाइट्रोजन रख दो, और फिर नीचे आते हो कि यहाँ पे नीचे एक नाइट्रोजन रख दो, और ये डब्बा बंद कर दो। जब ये स्ट्रक्चर बने तो उसके बाद सबसे ऊपर इनके टकले पे क्या रखना है, NH2 को रख देना है, NH2। अगर ये इतना आप जान गए हो, अब बॉन्डिंग आप आसानी से कर लोगे, इसमें डबल बॉन्ड की दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड हमें लगाना रहता है, ये हम ऐसे लगा देंगे, और यहाँ पे इसको NH कर लो, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ये सब तो क्लियर है यहाँ तक। ये आपका जो बना, ये आपका एडेनिन बना, और एडेनिन की तरह ही आपको ग्वानिन बनाना है। बस एक छोटा सा चेंज करना है, उसमें ये चेंज करना है कि ये NH2 की जगह ये NH2 को इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में खड़ा कर देना है, और ये डबल बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करके ऑक्सीजन लगा देना है। देखो ज़रा, क्या मैं बिल्कुल ऐसे ही बना रहा हूँ। ये नाइट्रोजन यहाँ पे था, ये नाइट्रोजन यहाँ था, और ये डब्बा बंद था, और यहाँ पे मुझे पता है डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पर मैंने कहा था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा के इधर NH2 को लगा देना। ये करते ही बाकी चीज़ें सेम थी, NH था, ये नाइट्रोजन, ये आपका जुड़ा हुआ था, ये रहा डबल बॉन्ड। ये आपका क्या था, ये आपका था ग्वानिन। तो कुछ इस तरीके से ग्वानिन। ध्यान रखना, NH2 आपका सबसे टॉप पे किसके था, एडेनिन के, और किनारे साइड पे कौन पड़ा था, आपके ग्वानिन, और ग्वानिन में ये भी था और डबल बॉन्ड वो भी था। बस पहचानना है आपको कि होता कैसे। नंबरिंग वंबरिंग की टेंशन मत लो, ये सब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी आपका दूसरा क्या था, प्रिमिडीन आपको देखना था। प्रिमिडीन्स में आपके 3 थे, कौन कौन से, साइटोसिन, यूरेसिल, और एक था क्या, थायमिन है, ठीक है। ये 3 थे। आप यूरेसिल को बनाना सीख जाओ, बाकी आपको आ जाएगा। देखो ज़रा, यूरेसिल ये सिंगल आपकी क्या होगी, सिंगल रिंग होगी। इसको आप ऐसे बना लो, बीच में नाइट्रोजन लगा के एक गैप छोड़ के इधर नाइट्रोजन लगा दो, बाकी साइकिल को चुपचाप कंप्लीट कर दो। हो गई एक साइकिल। अब देखना ज़रा, हो गई एक साइकिल। यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड लगानी है, और यहाँ पे ये NH हो गया, ये भी NH हो गया, क्योंकि 3 आपके बॉन्ड कंप्लीट करने थे। ये आपका हुआ। इसी बीच में आपको इन दोनों जगह को ऑक्सीजन से ऑक्यूपाई कर देना है, ठीक है। ये जो आपका बनके तैयार हुआ, ये आपका यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, ये आपका यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। इसी बीच में अगर आपको थायमिन बनाना है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना है, एग्जैक्ट इसी स्ट्रक्चर को कॉपी कर दो। थायमीन से याद रखना, थाई मतलब मिथाइल ग्रुप लगाना है मुझे, ये मिथाइल ग्रुप को इंडिकेट करेगा। मिथाइल ग्रुप लगाना है, पर कहाँ लगाना है, इसके जस्ट बगल यहाँ पर खींच के लगा देना है, और कुछ नहीं करना है। एकदम सेम टू सेम बनाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये किया था, डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड O इधर भी था, ये रहा डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, मिथाइल ग्रुप। तो ये जो आपका बना, ये आपका बना थायमीन का स्ट्रक्चर। उसी तरह अगर साइटोसिन बनाना है, यहाँ पर भी माइनर सा चेंज करना है। क्या करना है, यहाँ पर आपको ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो लगा है, ये ऑक्सीजन को हटाना है और सिंगल बॉन्ड NH2 लगाना है। मतलब
ये आप डबल बॉन्ड को चुपचाप इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर बचा क्या एक बॉन्ड, तो ऑक्सीजन को हटा के NH2 लगा देना है। देखो ये रहा NH, सेम टू सेम बना रहे हैं। यहाँ पर भी था क्या NH, यहाँ पर डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ा था, यहाँ पर चेंज करना था, और जब इसका डबल बॉन्ड बगल में जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इधर हमें क्या जोड़ना था NH2 जोड़ना था, और ये डबल बॉन्ड अभी भी बरकरार है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये आपका कैसा था, साइटोसिन का था। ठीक है, ये आपके क्या है प्यूरिन पिरिमिडीन के ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर थे। खाली आपको ध्यान रखना है पहचाना कैसे जाएगा। थाइमीन वाले को ध्यान रखना है, मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ है आपके साइटोसिन पे, ये तो साइटोसिन, अरे ये यूरेसिल आपको खाली ध्यान रखना है ये बनता कैसे है। फिर आपको ये वाला ध्यान रखना है, इसको हटा के NH2 लगाना है, ये आपका क्या बन जाएगा साइटोसिन। क्लियर है यहाँ तक? नोट डाउन करना हो कर लो, देन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, या फिर यहीं पे ही कहो तो लिखा देता हूँ वो वाला। देखो जैसे इनको बोलते हैं ना, यहीं पे लिखा दूँ, वैसे आ जाना चाहिए। देखो एक था आपका क्या नाइट्रोजिनस बेस, फिर एक था आपका न्यूक्लियोसाइड, एक होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड्स आप पढ़ रहे थे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड हम मतलब पढ़ रहे थे न्यूक्लियोटाइड किन चीज़ का बना है। तो एक एक स्टेप में देखते हैं। नाइट्रोजिनस बेस अभी आपने देखा क्या क्या है, ये सारे चीज़ें हैं। न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर को। न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं? नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस आपका क्या, एक तो नाइट्रोजिनस बेस शुगर और एक फॉस्फेट वाला ग्रुप, याद है फॉस्फोरिक एसिड वो वाला। अब इन सबको अगर मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ वो पांचों को, तो आप एक एक करके मदद करते रहना मेरी। देखो पहले क्या बोलूँगा, एडेनिन है, एडेनिन है। एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड होगा एडिनोसिन, एडिनोसिन, और इसका न्यूक्लियोटाइड होगा एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडिनिलिक एसिड क्या है तो कंफ्यूज मत होना, वो न्यूक्लियोटाइड ही है। और अगर मैं बोलूँ ग्वानिन तो आप क्या बोलोगे? ग्वानोसिन होगा, जिसको आप न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हो। और अगर इसे न्यूक्लियोटाइड में बोलूँ तो ये ग्वानिलिक एसिड होगा। ये दोनों आपके क्या है, ये प्यूरिन थे ना। अगला कौन सा है? आपका हम देख रहे हैं प्यूरिन देखे या प्रिमिडीन देख रहे हैं? साइटोसिन है ये। साइटोसिन को आप न्यूक्लियोसाइड में क्या लिखते हो? साइटिडीन लिखते हो, साइटिडीन, क्योंकि आप देख रहे हो प्रिमिडीन, तो ये क्या है आपका, यहाँ से न्यूक्लियोसाइड बनेगा साइटिडीन, और आपका ये न्यूक्लियोटाइड क्या बन के तैयार होगा? साइटिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड। स्पेलिंग देख लोगे ना। साइटोसिन, यूरेसिल, यूरेसिल को आप क्या लिखोगे? यूरिडीन लिखोगे, यूरिन नहीं यूरिडीन। और फिर क्या है? यूरिडिलिक एसिड। कौन सा? न्यूक्लियोटाइड। फिर क्या है? थाइमीन है, तो इसको क्या लिखोगे? थाइमिडीन बोलोगे। और इसका न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा? थाइमिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड। अच्छा मैं आपसे ये चीज़ अगर गलती से पूछ लूँ कि यूरिडिलिक एसिड क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? ये कुछ नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड ही होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने तो न्यूक्लियोटाइड बस ये पढ़ा है, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड पूरा कंबाइंड स्ट्रक्चर है, मैंने बताया ना, तीन चीज़ से मिलके बना है। नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस के बाद आता है शुगर, उसके बाद आता है फॉस्फेट। इन तीनों का कंबाइन बन के बनता है क्या? न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ये आपका आप ध्यान रखना, ये आपके थे प्यूरिन्स, ये आपके थे प्रिमिडीन्स, प्यूरिन्स प्रिमिडीन्स। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर है
तो आओ ज़रा डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनने की शुरुआत हुई थी। बैकबोन ऑफ डीएनए भी याद है ना, जब आप पढ़ोगे तो अभी हम देखेंगे, तब उसी टाइम बनाता हूँ। फॉस्फेट और शुगर की बैकबोन कहते हैं, ठीक है। जो ड्रॉपर्स होंगे उन्हें पता होगा फॉस्फेट शुगर की बैकबोन, कई बार सवाल भी आया है, ठीक है। एक बार आप नोट डाउन कर लो, देन उसको बताते हैं कि वो कैसे बनता है। चलें आगे। अभी हमें थोड़ा सा देखना है स्ट्रक्चर बनता कैसे है। मॉलिक्यूलर बेसिस में जब पढ़ाऊंगा तो फिर से बता दूंगा थोड़ा सा डिटेल में ही, बट यहाँ पर भी मैं चीज़ें समझा दूँ ताकि वो लिंक टूट ना पाए, है ना, वरना दिमाग में बना रहता है, वो लिंक टूटने ना पाए। चलेगा 2 बार पढ़ लेंगे, याद भी तो हो जाएगा अपने को, हो जाएगा ना, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार हो जाएगा। देखो वो याद है, शुगर आपको ऐसे लेटा के बनाया था, कैसे बनाया था ध्यान से देखना। उसके 5वें कार्बन को कहाँ रखा था, ये आपकी वही शुगर थी, HOH HOH, फिर इधर भी था HOH, तीसरा कार्बन हो गया, चौथा कार्बन भी यही था H, एक सेकेंड, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन था, और चौथे कार्बन पे हमें पता है यहाँ पर होता है H, यहाँ पर क्या होता है CH2OH। ऐसे ही बनता था कुछ, ये स्ट्रक्चर याद है इसका कि नहीं? इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके बनाते हैं, थोड़ा सही तरीके से बना दूँ। देखना हम यहाँ पे देखने क्या जा रहे हैं, हेडिंग आप डाल लो कि अभी हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। डीएनए कह लो, आरएनए कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। याद है कैसे उसको लेटा के बनाया था राइबोस, वैसे ही बनाना है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें आई थी सबको ऐड करना है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें आई थी, फॉस्फोरस भी था, नाइट्रोजिनस बेस भी था, शुगर भी था, यही तीनों तो थी, ठीक है। इनको ऐड करना शुरू करें। देखो जब चेन हम बना रहे हैं, ये मैंने क्या ले लिया, फॉस्फोरस ले लिया, जोड़ना है ना तीनों को, फॉस्फोरिक एसिड वाला ले लिया। अब दूसरा मैंने क्या लिया यहीं पर, ये आपकी शुगर वाली ले ली, जिसमें इनके ये बॉन्ड बनाए, एक रहा OH इधर, एक यहाँ OH, एक यहाँ OH, और ये वाले कार्बन पे OH नहीं था, यहाँ पे S था, और यहाँ पे हमने लिखा था CH2OH, ऐसे लिखा था कुछ, जिसमें से हमें पता है कि इन सब के कार्बन कौन कौन से थे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और ये है कार्बन नंबर 5, ये वाला कार्बन, ठीक है, कार्बन नंबर 5 था। अब ये जब रिएक्ट करेंगे, ये दोनों चीज़ तो हमने ली, तीसरा हमें क्या लेना था, नाइट्रोजिनस बेस। मान लो मैंने क्या ले लिया, प्यूरिन। प्यूरिन को ऐसे समझो, 2 रिंग वाला, ऐसे समझ सकते हो कुछ। मान लो मैंने क्या ले लिया, एडेनिन ले लिया, एडेनिन ले लिया, ठीक है। ये क्या था, प्यूरिन था, और इसके ऊपर मान लो कहीं H ऐसे लटकता दिख रहा है, ठीक है, H बाहर निकलता दिख रहा है उसी रिंग में से, ठीक है। अब इनमें जब मैं ये रिएक्शन कराऊंगा तो होगा क्या, ये इनका होगा क्या, इनके बीच में जब रिएक्शन होगी तो वाटर रिमूव होगा, ये वाटर रिमूव होगा, और वाटर रिमूव होगा तो एक बॉन्ड बन जाएगी इनके बीच में। इस बॉन्ड को आप क्या बोलोगे, एसिड के और अल्कोहल के बीच अक्सर जो बॉन्ड बनती है कैसी होती है, एस्टर बॉन्ड होती है। और अगर ये फॉस्फोरिक एसिड था तो ये एस्टर बॉन्ड का आप नाम क्या बोलोगे, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोलोगे।
बोलोगे कि नहीं यार, बोलोगे ना। और यहाँ पे कैसे रिएक्शन करेंगे, इसका भी OH इसके H को लेके उड़ जाएगा और एक बॉन्ड बना देगा। इस बॉन्ड को ऐसे बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ बनी, एक बॉन्ड यहाँ बन रही है, और ऐसे आप जोड़ते चले जाओ। एक बार एडेनिन ले लो, दूसरी साइड अभी देखो ये शुगर हुई, आगे फॉस्फेट बनाना है, डबल बॉन्ड OH 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 ले लिया, ठीक है। आगे दोबारा से क्या बनाना है, शुगर बना लो, शुगर बनाया, OH OH, यहाँ पर भी OH, और ये था CH2OH, ठीक है। और ये ऐसे बनाते आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी तो क्या निकला था, पानी निकला था, तो यहाँ भी क्या बनी, ये भी तो वही बॉन्ड है। ऐसे ही लिख दूँ फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, समझ जाओगे ना। पूरा तो लिखने में अभी पूरी जगह घेर लेगा। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड यहाँ भी बना, यहाँ भी, क्योंकि इनके बीच में बिल्कुल यही बॉन्ड यहाँ पे भी तो बनता दिखेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी क्या है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी शुगर से एक और क्या बनेगा, आपका बेस जुड़ा होगा, कौन सा, मान लो इधर एडेनिन लिया था, इस बार मान लो कोई एक रिंग वाला मैंने क्या ले लिया, साइटोसिन ले लिया, साइटोसिन, और ये साइटोसिन का हाइड्रोजन लेके मैंने यहाँ से एक और इनका बॉन्ड बना लिया, ऐसे बना लिया, और ये बॉन्ड इनका क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। तो मुझे ये समझ क्या आ रहा है, ध्यान से देखना ज़रा, ये हो क्या रहा है। ये आप ऐसे इसको कनेक्ट करते चले जाओगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, ये रहा 5, ऐसे चलेगा, ये बनता चला जाएगा। जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो इधर फॉस्फोरस इस साइड से जोड़ने के लिए तैयार है हर मॉलिक्यूल से, इधर शुगर का OH हर किसी को जोड़ने के लिए तैयार है। क्या यही चीज़ें हो रही थी, यही चीज़ें हो रही थी, या आप बनाते चले जाओ। तो जब बनाते चले जाओगे तो ये क्या कुछ ऐसे लंबा सा धागा जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, बीच बीच में डंडी ऐसे दिखती जाएगी, ये सब डंडी दिखती जाएगी, दिखेगी ना, उसी को बना रहे हैं, देखो ज़रा, ये ऐसे बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो इसी को, कि आप इसको ऐसे रफली बनाने की अगर कोशिश करो तो क्या ऐसे बना सकते हो कि ऐसे आपने कोई ऐसे स्ट्रक्चर बनाया पूरा का पूरा, और इस स्ट्रक्चर में आपने दो चीज़ कॉमन नोटिस की, एक फॉस्फोरस वाला एंड, ये फॉस्फोरस किसके साथ जुड़ा है, 5 नंबर से जुड़ा है। तो आप ये कह सकते हो ये जो फॉस्फोरस जुड़ा है ये 5' एंड पर है, और ये जो शुगर आपकी जुड़ी है इसका क्या फ्री है, OH कहाँ पर फ्री है, तीसरे नंबर के कार्बन पे। तो आप कहोगे कि OH ग्रुप जो फ्री है ये 3' पर है, और इनके बीच में क्या है सब कुछ, एक एडेनिन है, मान लो साइटोसिन है, ऐसे बहुत सारे होंगे, एडेनिन है मान लो, साइटोसिन है मान लो, ग्वानिन है, एडेनिन, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये बना क्या एक्चुअल में, ये आखिर में आपका बना क्या, ये तो आपका DNA का या RNA बन गया समझ लो एक तरह से। और आप ध्यान से अगर इस चीज़ को नोटिस करना चाहो तो क्या आप इसको ये बैकबोन कह सकते हो, ऐसे ही बना रहा हूँ, आप लोग अपने बुक में थोड़ा सही से बना लेना। क्या इसको मैं बैकबोन बोल सकता हूँ, बैकबोन बोल सकता हूँ, बैकबोन ऑफ DNA कह लो, RNA कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है क्या, बैकबोन कह रहा हूँ इसको मैं। बैकबोन क्या है, मतलब जो इसको सपोर्ट कर रही है, ये इसके नीचे नीचे क्या है, ये सब डंडी है, और ये पीछे का क्या है, ये बैकबोन है, यही तो बैकबोन था, ठीक है। अब ये बना किस किस चीज़ का है, इसमें क्या क्या दिख रहा है, फॉस्फेट दिख रहा है, शुगर दिख रहा है, फॉस्फेट दिख रहा है, शुगर दिख रहा है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो
कि बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉस्फेट शुगर इसकी बनी होती है। डीएनए का बैकबोन जो है वो फॉस्फेट और शुगर का बना होता है, इसी चीज़ से पूरा मिलकर ये क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप एक और स्ट्रैंड जोड़ लो। जब डीएनए बनता है तो ये कहा जाता है कि एक स्ट्रैंड का जस्ट अपोजिट स्ट्रैंड क्या होता है उसका, तब डीएनए बनेगा, जिसको आप एंटी पैरेलल भी बोलते हो। ये आप देखना एनसीईआरटी में दिखेगा। तो जब मैं डीएनए बनाऊंगा तो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मान लो मैं सिंगल को डबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मान लो ये 5' 3' एंड था, तो अगला वाला क्या होगा, अगला वाला बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, 3' 5' एंड होगा। और हमें ये चीज़ पता है अपोजिट इनका क्या क्रिएट होता है, एडेनिन का अपोजिट क्या होता है, थाइमिन, साइटोसिन का ग्वानिन, ग्वानिन का साइटोसिन, एडेनिन का थाइमिन, ये इनके क्या है, अपोजिट पेयर्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बनाया एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन ऐसे बना दिया, तो इसका क्या है, ये थाइमिन है, सी, इसका जी है, इसका वापस से टी है। और इनके बीच में ध्यान रखना, ये जो बॉन्डिंग होती है, एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होता है, इनके बीच 2 बॉन्ड होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, डीएनए है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, और डबल स्टैंडर्ड भी होता है डीएनए, ये हमें मालूम है। ये जब आप इसकी लेंथ देखोगे ना, मतलब ये चौड़ाई इसकी, तो ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, किसकी, इसकी चौड़ाई। अब वो देख लेना एंगस्ट्रॉम फिजिक्स का क्या है, 10⁻⁻10 है कि क्या, ऐसे ही कुछ होता है शायद। ठीक है, वो आप देख लेना अपने एंड से। 20 एंगस्ट्रॉम की इनकी साइज होती है, ये पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़, ये जब आप डबल हेलिक्स इनका स्ट्रक्चर देखो, ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ये उसी चैप्टर में पढ़ेंगे जब मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे। तो डबल हेलिक्स मतलब क्या होता है, डबल हेलिक्स, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना। हेलिक्स मतलब क्या, एक ऐसे फॉर्म में, कि मतलब ऐसे गोलाई वाला फॉर्म बन रहा है। तो डबल हेलिक्स इनका कहने का ये मतलब था कि ऐसे हेलिकल फॉर्म में है और ऐसे 2 हेलिकल फॉर्म में दिखाई देता है डीएनए, कुछ ऐसा दिखाई देता है। और इन सब के बीच में ये जो बेस पेयर होते हैं ना, ये कुछ ऐसे प्रेजेंट भी होते हैं। और एक हेलिक्स में ऐसे 5 दिखेंगे आपको, एक ऐसे, ये 2, ये समझ लो है तीसरा, ये समझ लो है चौथा, ये है 5वां। ये क्या है, इन्हीं हेलिक्स के बीच का ये सब स्ट्रक्चर बीच में ऐसे दिखाई देता है। तो ये हुए क्या, टोटल ये आपको कितने दिख रहे हैं, इसको बेस पेयर बोल सकते हैं क्या, बेस पेयर। ये सब बेस हैं, बेस के ये सब क्या है, पेयर्स हैं, 2, तीसरा मैंने यहाँ लगा दिया, मतलब चौथा हुआ था, ये रहा 5वां, ये सब बेस पेयर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, और इनकी ये कंप्लीट, अगर मैं ये पूरी की पूरी लेंथ देखने जाऊँ, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपकी लेंथ ये कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और अगर ये कंप्लीट लेंथ में से मैं बोलूँ मुझे सिर्फ एक का बता दो, ठीक है, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3.4, किसी एक का बोलूँ तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो 3.8 मतलब 4 एंगस्ट्रॉम किसी 2 के बीच की, किसी 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये अपने को पता है। और डीएनए आरएनए का 2-3 बेसिक सा फीचर है, वो थोड़ा ध्यान रख लो। यहीं पे ऐड कर दूँ, आप लिख लेना थोड़ा सा। देखो, डीएनए और आरएनए के बीच का 1-2 खाली डिफरेंस वाली बात याद रखनी है, और कोई दिक्कत नहीं है। देखो, डीएनए हमें पता है क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, या आप कह लो डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड। और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और डीएनए की क्या खास बात है, ये हेलिक्स वगैरह फॉर्म करता है, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। इनमें अगर आप बात करो इनके न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह की, प्यूरिन, पिरिमिडीन की,
इनमें होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, किसमें, डीएनए में, बट इनमें यूरेसिल एब्सेंट होगा। और इनमें क्या होगा, इनमें भी एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन सब सेम होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, यूरेसिल होगा। अलग कलर से लिख दूं कि ये ध्यान में रहे। डीएनए में ध्यान रखना थाइमिन होता है और यहाँ पर होता है यूरेसिल, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी बात याद रहेगी इनके बारे में, ये तो पता भी है, बस ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। एक यहाँ पे थाइमिन होता है, यहाँ पे क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लगभग अपना क्या पूरा का पूरा न्यूक्लियो एसिड लगभग कवर कर लिया है, ठीक है। इसके आगे हम थोड़ा सा चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एंजाइम स्टार्ट करेंगे और एंजाइम में प्रॉपर हम समझेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रख के आना ये चीज़ कि जो अभी टर्शरी स्ट्रक्चर बताया था प्रोटीन का, उसमें क्रीवाइसेस होती थी, पॉकेट्स होती थी, जिसको आप बोलते थे आपका सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, जहाँ पर सबस्ट्रेट जुड़ेगा और उसके ऊपर रिएक्शन होगी। तो ये थोड़ा सा आप रीड करके मतलब आना, ये जो अभी बताया है। बाकी एंजाइम वाले पूरे टॉपिक में वो सारा डिटेल में, तो सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक बार रिवाइज कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।